Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss the most important 30 questions of language 2 English which is asked in a UPTET examination 2018 paper 1 set B. All these questions are so much important for your upcoming papers, especially for your UPTET. And in the previous video I just told you about the most important 30 questions of child development and teaching method and of language 1 which is Hindi, which is asked in the UPTET 2018. So if you didn't watch the video, so please watch the video till the end. The link has been given below in the description box. And if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can also follow me on my Insta, which is given below in the description box. तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज मैं जो लैंग्वेज 2 है इंग्लिश, उसके जो 30 क्वेश्चन 2018 यूपीटेट के एग्जामिनेशन पेपर 1 सेट बी में पूछे गए थे उसे आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज जो भी 30 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इससे अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है कितना तैयार है, आपको इंग्लिश में कितना आपका तैयार है, आप कितना नंबर गेन कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता दूं, अगर आपको सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर हैं तो आप इजीली नंबर गेन कर सकते हो. तो चलिए आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपको कितना आ रहा है, आप कितना नंबर गेन कर रहे हैं. तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटेट 2018 की पेपर 1 में वो है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन आवर लैंग्वेज क्लासरूम. जो भी हम पढ़ते हैं क्लासरूम में तो उसका मेन पर्पस क्या होता है. फर्स्ट ऑप्शन है तो टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, अपना जो पोएम को लेके ओपिनियन है उसको व्यक्त करना. टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, उस पोएम के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जानना. टू इन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, उस पोएम को इन्जॉय करना. टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज आर हर वर्क, कि उस पोएट के बारे में जागरूक करना या उसके काम के बारे में जागरूक करना. तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा. ऑप्शन नंबर 3 टू इन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम. किसी भी पोएम का जो मेन पर्पस होता है जो हम क्लासरूम में करते हैं रेसिटेशन उसका, तो उसका जो मेन पर्पस वही है कि बच्चे उसे इन्जॉय करें, अप्रिशिएट करें. क्या? टू इन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम. दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61. ओके. So now the next question, fill in the blanks with the correct article. आर्टिकल जो हमारे पास होते हैं ए एन डी, उन्हीं उसी को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा गया है. Yesterday I saw dash यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट. तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है ए कॉमा ए, डी कॉमा डी, ए कॉमा एन, ए कॉमा डी. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में जो पहला ऑप्शन है वो ए जा रहा है ना. यूरोपियन में ऐसा माना जाता है लोग एन का यूज़ करते हैं, बट तो यहाँ ऑप्शन में कहीं भी एन फर्स्ट पे नहीं दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. तो यहाँ पे डी यूरोपियन नहीं, ए आ यूरोपियन होगा. राइडिंग ऑन एलिफेंट दैट इज एन एलिफेंट बिकॉज ई क्या है, वॉबल है. ओके. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा. एस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस. सही वाक्य को चूज करना है कि इसमें से सही वाक्य कौन सा है. प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी. नाउ यू टेल मी विच ऑप्शन इज राइट. yes, the option number 3 is absolutely right. प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी होता है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. So the answer of question number 63 is 3. Option number 3. Okay. Now next question, which is asked in the UPTET 2018 paper 1 set B is fill in the blanks with the correct preposition. यहाँ पे जो क्या करना है, preposition अप्लाई करना है. preposition को भी लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो preposition जो टॉपिक है वो आप प्लीज़, मैं यही कहूँगी कि आप उसे रेडी रखो.
prisoner was accused murder. To, of, for, of. हमेशा accused of murder होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि ऑफ accused of murder होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। अ prisoner was accused of murder. Okay, now we see the next question. द इंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज, जैसे कि लैंग्वेज में विलोम और पर्यायवाची पूछते हैं, ऐसे इसमें भी एंटोनिम सिनोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके भी एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो पूछा गया है किसका, इनोसेंट, इनोसेंट यानी कि मासूम। द इंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट इज एक्टिव, क्लेवर, इग्नोरेंट या गिल्टी, यानी कि जाहिर सी बात है इनोसेंट है, निर्दोष का जो है वो अपराधी या अपराधी जो होगा वही इसका विलोम होगा, एंटोनिम होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 गिल्टी, अपराधी जो है, गिल्टी जो है ये इसका सही आंसर होगा। तो एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज गिल्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सिनोनिम्स पूछ लिया है, पर्यायवाची। द सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट इज, देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण है, तो इसका हमें पर्यायवाची यानी इससे मिलता जुलता हमें वर्ड जो है फाइंड करना है। एफिशिएंट इसका मतलब होता है कुशल, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, मैग्निफिशिएंट मतलब शानदार, एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। सो वी क्लियरली सी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम इससे मिलता जुलता ही वर्ड है, तो उसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट। इंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बताने के लिए सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ये महत्वपूर्ण है कि आपको उस वर्ड का जो है वो मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग आता है तो आप बहुत ही ईजिली आंसर दे दोगे, इसलिए मैंने मीनिंग्स को यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसलिए जो सिग्निफिकेंट का सिनोनिम्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following word can be made plural by adding as suffix n, en, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनमें से कौन से शब्द में मेड प्लूरल बनाया जा सकता है सफिक्स en को जोड़ के, यानी कि अगर इसमें से कौन से वर्ड में अगर हम en जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। मैक्स, बॉक्स, टैक्स, ऑक्स, मैक्सन, बॉक्सन, टैक्सन, ऐसा नहीं होता है, ये वर्ड्स नहीं होते हैं, बट ऑक्स में हम en ऐड कर देते हैं ऑक्सन, तो वो ऑक्स का जो है वो प्लूरल वर्ड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑक्स जो है बिल्कुल सही होगा। अगर हम इसमें सफिक्स en ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है ऑक्सन और वो हो जाएगा ऑक्स का प्लूरल। सो द ऑप्शन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 66 इज वेरी right and this is the appropriate word. Okay, so option number 4 is absolutely right. Okay, now we start the next question. Choose the correct pronoun to complete the following sentence. करेक्ट प्रोनाउन को चुनना है ताकि हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन, अब यानी कि दिस ड्रेस या ड्रेस है एंड दैट वन इज माइन, और ये मेरा है, तो यहाँ पे कौन, दिस ड्रेस इज योर, आवर बुक, योर्स या योर बुक। तो दिस ड्रेस इज योर्स, जब भी हम किसी भी थिंग को या सामान को किसी और को बताते हैं तो वहाँ हम उसको योर्स कहते हैं, आपका है, तो वहाँ योर्स का वर्ड यूज़ होता है, इसलिए योर नहीं होगा योर्स होगा। यहाँ पे योर तुम्हारा होता है, बट यहाँ ये मतलब ये सामान आपका वो इंडिकेट करता है, इसलिए दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 68। ओके, सो अभी आपको एनालिसिस हो रहा होगा कि आपका कितना प्रिपेयर है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस एक टॉपिक है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नो बेटर। सो इस टॉपिक को भी वॉइस जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इससे भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन ईजिली पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाते भी हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल रेडी कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्या करना है हमें, चेंज फॉलोइंग सेंटेंस में करना है।
तो पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। अगर आपको पैसिव वॉइस का रूल पता होगा तो ये आप देख रहे हो कि ये सेंटेंस हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है। और जब भी हम इसको वॉइस को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई करके हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे है हैव, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा हैज़ बीन में या हैव बीन में हो जाएगा। तो यहाँ दिस क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट बन जाएगा तो दिस क्वेश्चन ये हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ हैज़ यूज़ होगा। चूँकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हैज़ पहले आएगा। तो हैज़ दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय गर्ल्स, हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। तो हैज़ लगेगा तो ऑप्शन 1 और 3 में हैज़ है, बट हैज़ दिस क्वेश्चन बीन लगेगा क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको चेंज करना है, उसमें हैज़ बीन हैव बीन होता है, तो बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 70 and 71 it. Yesterday, two brave children of Gangapur were awarded Bravehearts Award. They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Ras, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. क्वेश्चन देख लीजिए, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। सीधे यहाँ पे नाउन पूछा है और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया गया है। एंड गंगापुर जो है किसी विलेज का नाम है, और जब भी गाँव का नाम या कहीं का नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। हमारे ऑप्शन में प्रॉपर नाउन है ऑप्शन नंबर 4 में, ओके। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। गंगापुर कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और बहादुर क्या है, ये किसी की विशेषता बताई जा रही है, ये क्वालिटी बताई जा रही है, और क्वालिटी बताई जा रही है तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट। सो ब्रेव इज एन एडजेक्टिव, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे भी कोई चीज़ मिलकर बनी हुई होती है वही हमारा पदार्थ होता है। एयर, काउ, गोल्ड, ग्लास। मटेरियल और गोल्ड क्या है, एक मेटल है, और जाहिर सी बात है इन तीनों से आपको क्लियर हो रहा है कि जो हमारा मटेरियल नाउन है वो है गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, वुमन, कनेक्शन, बॉय या प्लव। वुमेन एक कॉमन नाउन है, औरत विशेष के बारे में नहीं हो रहा, बस औरत के बारे में बताया जा रहा है, लेडीज़ के बारे में बताया जा रहा है। बॉय भी कॉमन नाउन है। प्लव जो है किसी को जोतना है, बट यहाँ ये जो कनेक्शन दे रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अबाउट एन आइडिया, जो भी एक विचारधारा हमारे मन में बनती है किसी चीज़ को लेकर, लाइक ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, उसको हम, ईमानदारी कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, किसी गांव शहर का नाम नहीं है, ये एक क्वालिटी है, एक आइडिया है, एक विचारधारा है हमारी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, तो इसलिए कनेक्शन जो होगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट। Which of the following word is an abstract noun? So connection is an abstract noun. Okay, now see the next question. Which kind of noun is adversity? Adversity means प्रतिकूलता। Adversity भी कोई सामान नहीं है, ओके, ये किसी का नेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक विचारधारा है, प्रतिकूलता है, अनुकूल प्रतिकूल होता है ना, हमारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आएंगी। तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव नहीं है, बल्कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत ही ईजिली से नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 75, which is asked in the UP NET 2018, is which part of speech is the word hard in the sentence he is working hard। अब आप यहाँ देख रहे हो पार्ट ऑफ स्पीच से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो कुछ जो टॉपिक्स सिलेक्टेड हैं उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप इसे प्रिपेयर रखो। अब बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन टेल मी, आई विल टेल यू अबाउट दैट टॉपिक। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज the word hard in the sentence he is working hard। he is work है वर्किंग काम कर रहा, हार्ड कठिन, वह मतलब वह कठिन परिश्रम करता है, परिश्रम तो करता है लेकिन कैसा कठिन, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। तो प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, नाउन। तो यहाँ वर्क की विशेषता हार्ड बता रहा है, कैसा वर्क है, हार्ड वर्क है, हार्ड वर्किंग है। तो जब किसी एडजेक्टिव की विशेषता जब वो वर्ड बताने लगता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। सो इसलिए हार्ड जो है वो एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि जो वर्ड हार्ड है वो है एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा है? कंजक्शन क्या होता है? सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कंजक्शन कहाँ है? सी इज पुअर बट शी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल। सी इज awful busy, I am nobody for you, my grandfather is not well। तो बाकी अगर आप सेंटेंसेस पे ध्यान देंगे नंबर 2, 3 एंड 4 पे, तो यहाँ बस एक ही सेंटेंस है, लेकिन कंजक्शन क्या होता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, और जोड़ने के लिए एटलीस्ट 2 सेंटेंस हमारे पास होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आप क्लियरली देख सकते हैं, सी इज़ पुअर बट, लेकिन यहाँ बट लग के उसकी क्वालिटी को, उसके नेचर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है, यानी यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो द आंसर ऑफ 76 is option number 1. Next question. Point out the sentence which is in present perfect tense। present perfect tense की क्वालिटी को बताना है, और present perfect की क्वालिटी यही है, क्या होता है, has, are, have with third form of the verb। Your sister visited us yesterday, has have यूज नहीं हुआ है। I shall go to Jaunpur tomorrow नहीं यूज हुआ है। She is very intelligent नहीं यूज हुआ। I have यूज हुआ, finished third form of the work, my work। So absolutely option number 5 will be the right answer, and it is the right answer। I have finished my work। This is the answer of question number 77। Now see the next question। Which of the following is a misspelled word। ऐसे कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनकी स्पेलिंग्स में एरर कर दिए जाते हैं, तो अगर आपको स्पेलिंग पता है तभी आप स्पेलिंग सही बता सकते हैं, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकता है। डेरोगेटरी जो है वर्ड में मिस स्पेल्ड है, बिकॉज इसकी स्पेलिंग देखिए, मैंने करेक्ट स्पेलिंग यहाँ लिख दी है, सब कुछ सही है, बट यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ DEROGATARY, बट जो सही स्पेलिंग होता है DEROGATORY। यहाँ देखिए, यहाँ ओ होता है बट यहाँ पे ए, बस एक जो है लेटर का डिफरेंस है, बट ये लेटर, एक लेटर आपको एक नंबर दिला सकता है। ओके, सो माइंड इट, स्पेलिंग्स को हमेशा ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, बाकी वर्ड्स के मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप देख लो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sentence has a transitive verb। किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स डायरेक्ट वर्ब, जिस सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब होता है वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होगा। सी राइट्स वेल, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ कहीं भी वर्ब नहीं है, लाइक सी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, लेकिन क्या लिखती है ये नहीं पता। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, वह दिन में डेली चलती है, वॉक करती है, घूमती है, मतलब वॉक करती है। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, बट यहाँ कहीं भी वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी। आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट, मैंने क्या किया लास्ट नाइट में, क्या किया, एक स्नैक को मार दिया। किसे मारा?
क्या मारा, स्नैक को, यानी यहाँ डायरेक्ट वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा. सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब. तो द ऑप्शन नंबर 4, आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट, हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब. ओके, एंड दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, यानी कि इसमें नकारात्मकता किस वाक्य में शो होती है, किस सेंटेंस में हमें नेगेटिविटी दिखाई देती है, ये हमें फाइंड करना है. तो जाहिर सी बात है, जब हाँ नॉट यूज हो जाता है तो वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है. ही डज नॉट लिसन टू मी, आई केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, दे आर वेरी जेंटल पीपल. यहाँ नो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ नेगेटिविटी शो हो रही है, बिल्कुल नहीं. ये आपको समझना होगा कि यहाँ नेगेटिविटी नहीं शो हो रही है, बल्कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, ही डज नॉट लिसन टू, वो मेरी सुनता ही नहीं है, ये वर्ड में नेगेटिविटी है, और इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. क्या है, जब जहाँ आश्चर्य होता है वहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है. तो देखिए, विच इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है, यह क्वेश्चन किया गया है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या काम का आदमी है. कहने का मतलब है, जब कोई बहुत काम करता है या आपको ये सामने दिख रहा है कि वो बहुत काम कर रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे काम आ सकता है, ये बहुत काम का आदमी है. तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, बल्कि उसकी क्वालिटी को आप खुद ही बहुत ही सरप्राइज हो के अपने आप में आप बोल रहे हो कि हाँ क्या काम का आदमी है. इसलिए ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट डू यू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आप क्या जानते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में. हिज क्रूएलिटी न्यू नो बाउंड्स, हिज क्रूएलिटी न्यू नो बाउंड्स. यहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी शो, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे किसी के बारे में बताया जा रहा है. लेकिन जो आश्चर्य की बात है वो यही है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या काम का आदमी है, यही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ अ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डेफिनेटली एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज इसमें होना चाहिए. इसमें क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, और ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं. तो इसमें 2 क्लॉज एटलीस्ट होने चाहिए, जिसमें से एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सी डज नॉट सिंग, वह गाना नहीं गाती, इसमें तो कोई क्लॉज है ही नहीं, एक सिंपल से एक सेंटेंस है. दे आर वेरी वाइज पीपल, वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं. यू नो मी वेल, तुम मुझे अच्छे से जानते हो. इन सब में एक एक सेंटेंस है, तो एक ही, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा. बट द ऑप्शन नंबर 4, वन हु डजंट लव वंस कंट्री इज अ रेस्ड पर्सन. अब यहाँ पे देखिए रेस्ड पर्सन की, या वन हु डजंट लव वंस कंट्री इज अ रेस्ड पर्सन, यानी कि जो ये दूसरे के देश को प्रेम नहीं करता, पसंद नहीं करता, वो क्या मनहूस इंसान होता है. यानी मनहूस इंसान यानी कि जो पसंद नहीं करता वो मनहूस है. यानी ये दोनों एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है. दोनों सेंटेंसेस का होना, दोनों क्लॉज का होना ज़रूरी है. ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल. इसमें से प्लूरल कौन सा है, गोट, डॉग, फॉक्स, माइस. जो माइस वर्ड है वो प्लूरल में होता है हमेशा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर. इसमें से सिंगुलर कौन सा है, कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स, कार्स. बहुत लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब भी सब्जेक्ट के आगे ये लगा होता है ना, जब आप स्पेलिंग लिखते हो तो आपको लगता है ये तो प्लूरल में दिया हुआ है. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट अ सब्जेक्ट नेम कांट बी इन प्लूरल, इट इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी होते हैं, क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं. ठीक है, इसलिए जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. अभी मैंने एक वॉइस पे क्वेश्चन बताया था, अब एक्टिव और पैसिव फिर से आ गया है ये क्वेश्चन. और एक्टिव वॉइस, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, he has asked to keep quiet, sorry, he was asked to keep quiet, a house was bought for 50 lakhs,
he was hit badly. So if you know about the voice, then you will correctly choose the option number 1 is correct answer. I requested him to come in time. कि ये बिल्कुल ही एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव में नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. आप पैसिव वॉइस पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया. तीसरा क्वेश्चन ये वॉइस पे पूछा जा रहा है. सो यू कैन इमेजिन दैट how most important this topic is. So please, I will suggest you just prepare this topic wise. So question is, which of the following sentences in passive voice? He was assisted by a group of students. Please mind your business. I kept quiet throughout the meeting. They came late and lost the match. So you can tell me that which option is right? Yes, option number 1 is definitely right. He was assisted by a group of students. By लग गया हुआ है and third form of the verb use हुआ है. So ये definitely किस में है? Passive voice में है. So option number 1 is definitely right answer. Okay, now see the next question. That is the man the police was seeking. In the above sentence, what is the status of the two these? इसमें जो दो दी यूज हुए हैं, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज दिस दी वॉज सीकिंग. इसमें जो दो दी यूज हुए हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है. स्टेटस इनका पूछ रहा है. कंजक्शन, वर्ब, नाउन, डेफिनेट आर्टिकल. सो डेफिनेटली द वर्ड दी इज डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज वी नो द आर्टिकल लाइक ए एंड दी, थ्री आर्टिकल्स. सो यहाँ पे जो दी यूज हुआ है, ये क्या हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल्स है. Okay, so the option number 4 is definitely right, and this is the appropriate answer of the question number 87. Okay, now see the next question. These students are most disobedient. In the above sentence, point out the gender of the word students. इस जो अब students जो दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसका जेंडर कौन सा होगा. सो स्टूडेंट क्या है, ये हमेशा कॉमन जेंडर में आता है. So option number 3 is absolutely right. The word student is in common gender. So option number 3 is the right answer of the question number 88. Okay, now see the next question. In the sentence, he was going along the road, point out the tense. इसमें कौन सा tense है ये point out करना है. Past continuous, present continuous, past perfect या future indefinite. वॉज गोइंग डेफिनेटली क्या है, वॉज प्लस वाज और वर होता है एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूस में आता है. इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा. पास्ट कंटिन्यूस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 89. नाउ we see the last question which is asked in the UPTET 2018 paper 1 set B of language 2 is language learning starts from listening, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग. जो भी लैंग्वेज भाषा को हम जब स्टार्ट करते हैं सीखना, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो डेफिनेटली स्टार्ट होता है सुनने से. दैट मीन्स लिसनिंग. सो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना. तो सबसे पहले आता है लिसनिंग, उसके बाद आता है स्पीकिंग, उसके बाद आता है रीडिंग, देन आता है राइटिंग. सो यू कैन directly tell that option number 1 is the correct answer. The language learning starts from listening. Okay, now these are all the 30 questions of the UPTET 2018 which is asked in paper 1 set B. Now you can tell me that how much mark you gain in this paper, how much number you gain by solving all these 30 questions of this UPTET 2018 paper 1 language 2. वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल द क्वेरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.